नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज हम लोग हैं प्रेरणा स्थल पर और हमारे साथ एडवोकेट सत्यप्रकाश जी। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। थैंक यू, जय भीम जी। सत्यप्रकाश जी, हाथरस केस के अंदर एक नया ट्विस्ट आ गया है। जेल से आरोपी ने लिखकर भेजा है कि मेरा इनके साथ प्रेम प्रसंग था और वहाँ पर जो उसके बाद इनके माता पिता ने इस बिटिया को मारा है, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो ये हाथरस के मोड़ की आप बात कर रहे हैं, जो स्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं, अगर यही क्राइटेरिया है कि वहाँ रेप हुआ या नहीं हुआ, तो भारत के अंदर जितने भी बलात्कारी हैं वो सब आज जेल से लेटर लिखेंगे कि जिसका हमने बलात्कार किया है या जिसकी हमने मौत की है उसके साथ हमारा प्रेम प्रसंग था। आप भारत के अंदर जितने भी रेप के मैटर्स होते हैं, गैंग रेप के मैटर्स होते हैं, उसके अंदर जो 99% जो प्ली एक्यूज लेता है वो इस बात की लेता है कि इस लड़की के साथ मेरा प्रेम प्रसंग था। अगर प्रेम प्रसंग ही एकमात्र क्राइटेरिया है तो क्यों दिल्ली की निर्भया जब अपने बॉयफ्रेंड के साथ उस गाड़ी में थी, उसका प्रेम प्रसंग इन्होंने जगजाहिर नहीं किया? क्यों निर्भया की इन्होंने कॉल डिटेल्स नहीं निकाली? क्यों निर्भया की जो फैमिली डिटेल्स थी वो नेताओं के साथ नहीं निकली? क्या कारण था कि अगर ये बहुजन समाज की बेटी है तो इसका ये प्रेम प्रसंग बताएंगे? और अगर कोई अपराधी जेल से ये लिख के भेज देता है कि मेरा उसका प्रेम प्रसंग था, तो क्या आप हमारी लड़कियों पर इस प्रकार के आरोप लगाओगे? जो मीडिया चैनल, जिस पुलिस वाले ने, जिस जेलर ने ये लेटर लीक किया है, उस जेलर के खिलाफ एफआईआर दर्ज होके वो जेल जाने चाहिए। क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया आज जिस प्रकार से हमारे बहुजन समाज की एक बेटी को बदनाम कर रही है, मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ये जो कानूनी भाषा की अगर बात कर रहे हैं, अगर कानूनी लड़ाई लड़नी है तो कानून के मामले में हमें पता है कि क्या उसमें हमें प्ली लेनी है। लेकिन जो आप ये देखिए कि उसका कभी लेटर निकलता है, कभी पुलिस वाले उसकी इन्वेस्टिगेशन लीक कर देते हैं, कभी बोलते हैं कि वो लड़की का साथ ये था वो था। अगर एक्यूज का डिफेंस आपको देना है, एक्यूज की प्ली, एक्यूज का आपको स्टेटमेंट आपको लीक करना है, तो भारत के अंदर जांच एजेंसियों की जरूरत क्या है? क्या जरूरत है पुलिस की? क्या जरूरत है न्यायालयों की? जो ये 2 कौड़ी के दलाल पत्रकार, जो 2 कौड़ी के ये जो मैं इन्हें भाषा यूज कर रहा हूँ कि दलाल, जो लोग ये दिखा रहे हैं कि उस लड़की का प्रेम प्रसंग था, उन दलालों को क्या संवैधानिक मूल्य है इस भारत के अंदर? कौन हमारी लड़की होगी तो आप उस पर आरोप लगाओगे? आपके तो जब भगवान भी अगर 16,000 के साथ रहेंगे तो आप उन्हें पूजोगे, जबकि ये मेडिकल में प्रूफ हो गया। एक एडीजी प्रशांत कुमार ये कहता है कि रेप नहीं हुआ। उस संवैधानिक पद पर बैठे हुए उस पुलिस अधिकारी को अगर रेप की डेफिनेशन नहीं पता, जो कि 2018 में अमेंड हुई, तो उसको तुरंत ही निलंबित किया जाना चाहिए और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तमाम मीडिया और तमाम बीजेपी के नेता इसको कहीं नया रुख देने के इख्तियार कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? जिस मीडिया में, जो बिकाऊ मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया जिसे हम कहते हैं, जिस दिन से उन्होंने ये मुद्दा उठाया, उस दिन से आपके मन में डाउट होना चाहिए था कि ये वो लोग हैं जो कभी भी बहुजन की, वंचित की, दलित की, शूद्र की, अनुसूचित जाति की, माइनॉरिटीज की आवाज नहीं उठाएंगे। लेकिन हमारा समाज इतना भोला है कि उनके 4 कैमरों की नजर में आके उन्हें सिर्फ नजर आता है तो रवीश कुमार नजर आता है, उसे कोई नजर आता है तो ब्राह्मण नजर आता है, लेकिन वो बहुजन मीडिया की बात नहीं करते। अब देखिए, जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के 2 जज इस बात को कहते हैं कि SC/ST के जो लोग हैं वो SC/ST एक्ट का दुरुपयोग करते हैं, उसी प्रकार यह मीडिया आज ये प्रूव कर देगी इस रेप के माध्यम से कि हमने निष्पक्ष तरीके से बात उठाई। परंतु कमी किसमें थी? अनुसूचित जाति की उस महिला के अंदर थी। और जो ये प्रेम प्रसंग की बात कर रहे हैं, देखिए, ये विटनेस को धमकाया जा रहा है, पूरे मामले को डाइवर्ट किया जा रहा है। इस रेप के मामले को जब वहां पर बैठा हुआ जो ढोंगी बाबा है वो कहता है कि विदेशी फंडिंग हो रही है, तो विदेशी फंडिंग हमारे बहुजन समाज की लड़की के बलात्कार करके मारने में हुई या विदेशी फंडिंग उन्हें हुई जब भारत, दिल्ली से आप सिंगापुर में ले जाके इलाज कराते हैं? क्या कारण था कि इस लड़की को सिंगापुर नहीं ले जाया गया और उसके मामले में आपके मुंह में दही जमी थी? आपको अगर यह लगता है कि बहुजन समाज के जो एडवोकेट हैं, बहुजन समाज के जो लड़ाई लड़ने वाले वो कायर हैं, तो वो कायर नहीं है। आप अगर इंसाफ होगा तो इंसाफ सबके साथ होगा। हमारी लड़कियों के ऊपर आप उंगली उठाओगे तो यह सही नहीं होगा। बहुजनों के ऊपर लगातार एट्रोसिटी होती रहती है, लेकिन धीरे धीरे वे सभी चीज़ों को भूल जाते हैं, उन आंदोलनों को। जी देखिए, हमारा ये बात सही है कि हमारे समाज की जो लड़ाई है वो पानी का बुलबुला है। एक बार हम इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद हम सभी चीज़ों को भूल जाते हैं क्योंकि हम अपने टीवी और बीवी में मस्त हो जाते हैं। परंतु हमें संघर्ष जो सीखना है, आज साहब मान्यवर काशीराम जी की पुण्यतिथि पर हमें संघर्ष ये सीखना है कि हमें निरंतर लड़ाई लड़नी पड़ेगी और कंटिन्यू लड़नी पड़ेगी। और हमारे समाज को एक शॉर्ट टर्म टारगेट नहीं चाहिए, लॉन्ग टर्म टारगेट ये है कि हमें अपनी सरकार बनानी होगी। मुझे एक उदाहरण दीजिए पूरे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल में जहां एक भी रेप हुआ हो।
क्योंकि वो सत्ता की ताकत थी। और जब जब हम सत्ता में होते हैं, कोई रेप करना तो दूर, हमारी तरफ नज़र उठा के भी नहीं देख सकता। आप सत्ता की बात कर रहे हैं, लेकिन सत्ता के झंडे को जलाया जा रहा है, मान्यवर के झंडे को जलाया जा रहा है, मान्य बाबा साहब के झंडे को जलाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं भ्रमित करा जा रहा है लोगों को। देखिए, जो ये चंदा चोर गैंग के लोग हैं, जो चंदा चोर गैंग के लोग हैं, और वो कहते हैं कि हमने बहन कुमारी मायावती जी का पोस्टर जलाया है, तो वो बहन कुमारी मायावती जी का पोस्टर नहीं था, वो उनका हमारा जो बसपा की प्रोप्राइटरशिप नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, नीला झंडा जो है हमारी बसपा का प्रोप्राइटर नहीं है। अगर नीला झंडा प्रतीक है पूरे भारत के मान और सम्मान का, बाबा साहब जो प्रतीक है पूरे भारत का, आइडेंटिटी का, इंडिया की रिप्रेजेंटेशन का, और साहब काशी राम, माननीय साहब काशी राम, जो जिन्होंने सत्ता परिवर्तन कर दी, इन्होंने बहन जी को टारगेट करके कहीं ना कहीं साहब का श्री राम, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, नीले झंडे का जो अपमान किया है, वो इस कारण से किया है कि कहीं ना कहीं हम लोगों का जो ध्यान है वो हाथरस गैंग की तरफ से दूसरी तरफ भटक जाए। ये वही चंदा चोर गैंग के लोग हैं जो एक तरफ तो बहन कुमारी मायावती जी को अपनी बुआ बुलाते हैं, दूसरी तरफ अपने ही एक टट्टू के द्वारा उसको बहन जी का झंडा जलवाते हैं। जी, जैसे कि देखने में आता है, मायावती के लगातार लोग बोलते रहते हैं बहन जी अब बूढ़ी हो गई हैं, बहन जी कार्य नहीं कर पाती हैं, बहन जी की सोचने समझने की शक्ति भी वो नहीं रही है, बहन जी ने इस बहुजन समाज पार्टी को भ्रमित करके अलग अलग तरीके से पैसे की राजी बन गई। तो बहुत सारे तमाम तरह के आरोप आते रहते हैं, तो वो बहुजन समाज के लोग ही कहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बुरा जो ढूंढन मैं गया तो बुरा ना मिलिया कोई, जो तन झाका अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। जो आरोप आज बहन कुमारी मायावती पर लगाते हैं कि वो घर से नहीं निकलते, सबसे पहले वो अपनी बेटी को 16 साल की उम्र में समाज को दान करें, और उनकी जो बूढ़ी माँ है, चाहे जितनी भी एज है, उसे समाज के काम में लगाएं, और जो उनकी बहन है उन्हें समाज के मिशन में, मूवमेंट में भेजें, और तब उन्हें पता लगेगा कि उंगली उठाना क्या होता है। बहन कुमारी मायावती जी ने अपना पूरा जीवन, पूरा संघर्ष बहुजन समाज के लिए न्यौछावर कर दिया। और उंगली उठाने की जहाँ तक बात है, जो ये लोग कहते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी घर से नहीं निकलती, तो आज के दिन जब मीडिया भी तुम्हारे पक्ष में है, पैसा भी तुम्हारे पास है, ताकत भी तुम्हारे पास है, तो तुम अपने खानदान में तो क्या, अपने पूरे समाज में से एक बहन कुमारी मायावती जी से भी 10% कम एक लीडर तो पैदा करके दिखाओ। लेकिन जिनकी रगों में गुलामी बसी हुई है, जो औलाद नहीं है जो सावित्रीबाई फुले की, जो नहीं मानते फूलन देवी को, जो नहीं पहचानते ताकत बहन कुमारी मायावती की, उन गुलाम सत्ता के दलाल लोगों को उंगली उठाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।